नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की आपकी जो अंकित भाटी सर की बुक है उसे हम कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हम लोग इतिहास के पोर्शन को ऑलरेडी ही कई पार्टों में कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी भी चल रही है, साथ ही साथ संविधान भी आज हम शुरू कर रहे हैं। बाकी विज्ञान के भी कुछ लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग उसे पहले जरूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, तो देर न करते हुए चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको पता है सिक्किम जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब लगाएंगे। साथ ही साथ आपको पता है एक क्वेश्चन के साथ हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन क्लियर करते हैं उसकी व्याख्या से, तो इसे भी आप लोग देखते रहिएगा। दिया गया आपका गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात की जाती है तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाता है, और जबकि जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। यही गोवा की बात अगर जनसंख्या में की जाए तो वह आपका चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। आपको पता है गोवा को बाद में आजाद किया, पहले किसके अंडर था? या पुर्तगालियों के अंडर था आपका। आगे दिया गया जनसंख्या के अनुसार सिक्किम देश सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यह सबसे छोटा राज्य है आपके भारत का। यहाँ से कई क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो इसमें से कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो आपको पता है ये कबूतर होता है, वह आपका शांति का प्रतीक होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखी जाए तो कबूतर शांति का प्रतीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आसान क्वेश्चन है, आपको पता भी है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। मोर को कब किया जाता है? देखिए ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोर को 26 जनवरी 1963 को, देखिए ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिया गया आपका भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन कथनों की बात की जाता है तो कथन नंबर ए ये आपका सही हो जाता है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है क्या? भारतीय जनतंत्र। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका। ये इसकी व्याख्या की बात किया जाए तो देखते हैं अगले पेज पे क्या दिया गया है आपका। वही सेम चीज लिखा है, भारतीय जनतंत्र लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, यानी यह आपकी चुनावी प्रक्रिया द्वारा जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कहने का मतलब इसकी यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है जो है आपके नागरिकता आपके यूके से प्रेरित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब। यही इसकी व्याख्या देखें तो क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकता यूके के संविधान से लिया गया है, यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है नागरिकता। ये से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका संविधान से लिया गया। यही समवर्ती सूची की बात किया जाए तो वह आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, आपका समवर्ती सूची। आप लोग कमेंट में बताइए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से अगर कुछ लेने की बात होती है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, 3 चीज पूछी जाती है बहुत बार। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च है। इसमें से कौन सा सर्वोच्च है? यानी पूछने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, इसके पूछने का मतलब यही है। तो आपको पता है उच्चतम न्यायालय हो जाता है आपका। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। इसकी व्याख्या देखें तो भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा है। भारत के न्यायालयों का क्रम यहाँ दिया गया है, कौन कौन आता है। पहले आपका उच्चतम न्यायालय पहले नंबर पे आता है। यही दूसरे की बात की तो उच्च न्यायालय आता है, जो कि हर राज्य का होता है। कहीं कहीं 2 राज्य 3 राज्य का एक होता है। उसके बाद क्या आता है? राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल आता है। उसके बाद निचली अदालतें आती है। उसके बाद सबसे निचले पर लोक अदालतें आती हैं। तो यहाँ से आपका सभी का क्रम दिया गया है। अगर क्रम पूछे तो आप इस तरह से बैठा देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग का प्रमुख
किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको पता है एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 6वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। इसकी व्याख्या पर आते हैं। क्या दिया गया है आपका? चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ से आगे देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला देखते हैं, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी जो सत्ता में है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको पता है जनता के प्रति होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, आपका जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। सिंपल सा व्याख्या दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? यानी चुनाव आयोग के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं? तो इसमें से जो दिया गया है आपका स्थानीय चुनाव कराना एक चुनाव आयोग का मुख्य कर्तव्य नहीं होता है। ये आपका चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी आपके चुनाव का निरीक्षण करना ये भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। बाकी प्रत्यक्ष चुनाव करना ये भी, और चुनाव की संचालन और नियंत्रण रखना भी चुनाव आयोग का कार्य है। ये इसकी व्याख्या देखिए तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, देखिए चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का करता है, संसद राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण क्या क्या करता है? पर्यवेक्षण करता है, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का कार्य करता है जो है चुनाव आयोग। आगे देखते हैं, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये आपका 11 फरवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पीएमजीवाई क्या है? तो यह है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को का आपका शॉर्ट फॉर्म है पीएमजीवाई। पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। देखते हैं, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। इस योजना की शुरुआत देखिएगा, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? मिड डे मील योजना को शामिल किया गया है। और आप लोग कमेंट में बताइए, मिड डे मील योजना का अभी हाल ही में नाम बदला गया है। ये भी कई क्वेश्चन में आ चुका है, करंट अफेयर में, कई पेपर में। तो बताइए आपको लोग, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर कौन सी योजना कर दिया गया है? आगे देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो आपको पता ही है, लोकतंत्र की अगर बात की जाती है तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 10वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। भारत की गणना विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से की जाती है। भारत की गणना सबसे पुरानी सभ्यताओं में से की जाती है। भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव किए जाते हैं, जो कि आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोगों की वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो कौन से राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? आपको जाहिर सी बात है, जहाँ के लोग ज़्यादा होंगे वहाँ प्रतिनिधि भी ज़्यादा होंगे। तो अधिक आबादी जहाँ रहती है वहाँ के प्रतिनिधि ज़्यादा होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक आबादी होने के कारण वहाँ के अधिक प्रतिनिधि हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिनिधियाँ चुनकर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आबादी अधिक है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 12 फरवरी 2019 को ये भी थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो इसके जवाब हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो पहले उप प्रधानमंत्री थे। आपके ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं इसकी व्याख्या। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। यही जगजीवन राम जी की बात की जाए तो यह भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम जी। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। यही मोरारजी देसाई की बात की जाए तो ये क्या थे? भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। यही चौधरी चरण सिंह जी की बात की जाए तो यह कौन थे? भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ये भी आपकी क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा अस्थायी भारतीय जनसंघ में निहित है। तो यह किसके द्वारा है? आपका ये आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर सही जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है, आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1951 में हुई थी। कब हुई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना? सन
1951 में हुई थी। ये आपका व्याख्या यहाँ से क्लियर हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया गया आपका संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष आपके सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखें तो भारत संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। और KM मुंशी भी इसी समिति के सदस्य थे। अगर KM मुंशी की बात की जाए कौन से समिति के सदस्य थे, तो वो भी आपके मसौदा समिति के आपके एक सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो यह आपके झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यही जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो यह आपके संघ संविधान समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाती है तो आपका बिहार में सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखिए तो क्या दिया गया है आपका भारत में बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो इस नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो है वह आपका अंतरात्मा के रूप में जानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या की बात की जाए तो इसकी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को ही अंतरात्मा कहा जाता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। आपको पता है भारत मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो ये सही जवाब होता है आपका केंद्र सरकार को है जो है अवशिष्ट मामलों पर आपका कानून बनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अवशिष्ट विषय, अब देखिएगा अवशिष्ट विषय में कौन कौन से विषय आते हैं। एक अलग चैप्टर बना के आपको बता दिया गया कौन सा विषय कौन से क्षेत्र में आता है, कौन सा राज्य क्षेत्र में आता है, कौन सा जिस पर कौन सा पे केंद्र कानून बनाती है, कौन पर दोनों यानी समवर्ती सूची में कौन आते हैं। इसका अलग से चैप्टर बन जाएगा तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। ये अवशिष्ट विषय की बात की जाए तो जैसे साइबर कानून हो गया, सिरगोशी मर्डर हो गया आपका, ये सब आपके अवशिष्ट विषय में आते हैं। सिरगोशी होता है जिसे किराए की कोख के रूप में जाना जाता है। ये भी आपका एक समय करंट अफेयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान किस देश से अपनाया गया? देखिएगा नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया है तो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है आपका। तो सही जवाब है आपका नीति निर्देशक तत्व जो है वह कहां से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाता है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसकी व्याख्या देखें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में आयरलैंड से अपनाया गया था। यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता तथा संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया। देखिएगा एकल नागरिकता की बात कहाँ से की गई थी? कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। और संसदीय शासन पद्धति जो है यानी संसदीय शासन प्रणाली जो है ये भी आपके ब्रिटेन से ली गई थी। और संविधान देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे इंपॉर्टेंट लगाइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? आपको पता 352, 356, 360 जो है आपातकाल तीनों में है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात की जाती है तो आता है आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की प्रदान करता है आपका, यानी 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। यही 356 की बात की जाए तो यह आपका संवैधानिक तंत्र विफल होने पर दशा में उल्लिखित किया जाता है। 356 जो है संवैधानिक जब जो तंत्र विफल हो जाता है तब 356 लगता है। आगे देखते हैं। यही 371 अनुच्छेद की बात की जाती है तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए एक विशेष उपबंध है। 371 अनुच्छेद जो है यह आपका महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के लिए एक विशेष उपबंध बनाया गया है इस अनुच्छेद के तहत।
ये 372 की बात की जाए तो विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उसका अनुकूलन करना के लिए 372 अनुच्छेद बनाया गया है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन पूछा है आपका, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये है आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं, किसके, राज्यसभा का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का प्राप्त दल के नेता होते हैं। पूछा जाता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और राज्यसभा का आपका पदेन अध्यक्ष आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको मानव अधिकार दिवस आपको पता ही है, 10 दिसंबर जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या की बात की है तो क्या दिया गया आपका, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे वर्ष 1948 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की गई थी। कब की गई थी, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित की गई थी। इस संगठन का मुख्य कार्य मानवाधिकारों को संरक्षण तथा सर्वधर्म प्रदान करना है। तो ये क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान एक पहल है। तो किसकी पहल है यह लाया गया था आपका पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। इसकी व्याख्या दी क्या क्या दिया है देखते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। एडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत कब घोषणा की गई थी, 27 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की थी। विश्व पर्यटन दिवस पर हुई थी। तो विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। इसका उद्देश्य भारत में क्या है, भारत में अवस्थित विरासत स्थल को पर्यटन के लिए अनुकूल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो आपको पता है 22 भाषाएं जो हैं, इसमें से कौन सी भाषा नहीं आती है, आपका जो फारसी है जो इसमें से नहीं आती है। बाकी सारे के सारे मैथिली, सांथली, डोंगरी, बोडो जो है ये सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी, आपको पता ही है। बाकी जो फारसी है यह भारतीय संविधान में नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया गया, फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं, आपको पता ही है। मैथिली, सांथली, बोडो तथा डोंगरी वर्ष 2004 में 92वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये 4 भाषाएं जो कौन है, मैथिली, सांथली, बोडो और डोंगरी जो है ये चारों भाषाएं सबसे लास्ट में 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, उसके पहले आपको मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जो तीनों भाषाएं थी ये भी जोड़ी गई थी। यही 3 पहले जोड़ी गई थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से आपका वित्तीय अधिकार नहीं है, बाकी आपका परामर्श करना, पुनर्विचार करना और मूल रूप से ये सब अधिकार है, लेकिन वित्तीय अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ये इसकी व्याख्या पर आते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया आपका वित्तीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। परामर्श, पुनर्विचार और मूल सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिएगा 2011 की जनगणना बात की जा रही है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपको पता है केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। ये इसकी व्याख्या देखिए क्या क्या दिया गया आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। भारत के 5 उच्चतम साक्षरता वाले दर वाले राज्य कौन हैं। देखिए क्रम पूछता है, सबसे अधिक उच्च दर वाले 5 राज्य कौन कौन है। पहले नंबर पर केरल आता है, दूसरे नंबर पर आपका लक्षद्वीप आता है, तीसरे नंबर पर मिजोरम आता है, चौथे नंबर पर त्रिपुरा आता है और 5वें नंबर पर आपका गोवा आता है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपका केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अलग नहीं किया गया, इसलिए आपके केंद्र शासित भी जोड़ रहे हैं इसमें। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा जो है ये सबसे अधिक आपके साक्षरता वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दिया गया आपका
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसमें आपको 21 क जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? आपका 21 क जोड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है, जो बालकों की शिक्षा या उससे आधारित है, फ्री शिक्षा से। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। क्या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद 21 फर्स्ट को दाखिल किया गया था? देखिए इसके बाद क्या दिया गया है, अनुच्छेद 21 फर्स्ट के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया था। क्या किया गया था? शिक्षा का अधिकार जो है इसे शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 21 फर्स्ट में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिया गया था। देखिए सन कभी कभी पूछ लेता है, वर्ष पूछ लेता है, तो कितना कितना है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है अनिवार्य कर दिया गया था 21 क में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, तो इसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है, 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखें तो देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को में स्थानांतरित किया जाता है। ये उदारीकरण की बात की जाती है। उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा लेना है जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना, उदारीकरण यानी भारत एक उदारीकरण पर चलता हुआ राज्य है ना। अभी तो हाल ही में पीपीपी मॉडल पर आधारित, नहीं तो भारत में ज्यादातर उदारीकरण ही होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, उसकी सत्ता स्वरूप के में केवल सिफारिश है। ठीक है ना, यहाँ से आपका 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यही इसकी व्याख्या से क्लियर करते हैं। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश या संतुष्टिकरण है। इसकी स्थापना, देखिए मेन क्वेश्चन यही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की बात किया गया है आपका, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में। इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। कौन था? इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। एक क्लियर हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 2 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कौन कौन से? एक 73वां हो गया, एक 74वां हो गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अब इसकी व्याख्या से क्लियर करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई थी। आगे देखते हैं, इस संशोधन को कब लिया गया था? 1992 में संशोधित किया गया था, 24 अप्रैल। देखिएगा 24 अप्रैल, इसी को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट आपका 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज के दिवस में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो वीवीपैट आप लोगों ने बहुत बार सुना है, क्योंकि अभी हर चुनाव में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, जिसमें आप किसी वोट डालते हैं उसका आपका पेपर पर्ची आ जाती है। आप लोगों ने देखा है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीवीपैट का पूर्ण रूप वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। यह मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाता, खास बात आपको पता ही है, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 इसमें व्याख्या दी जाती है। तो एक क्वेश्चन हम अगर कवर करते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ इतिहास और भूगोल के पोर्शन भी कवर हो रहे हैं। विज्ञान के भी कुछ लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन संविधान का दिया गया आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, आगे देखते हैं क्या दिया गया है।
अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन से अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो आपको पता है अनुच्छेद आपका 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। और ये आपका 18 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। यही इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा आप एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन अभी क्लियर होते हैं। यहाँ से दिया गया आपका अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। यही अनुच्छेद 32 की बात की जाए, अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए बहुत बार पूछा गया कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं। मान लीजिए इसके कहने का मतलब ये है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक दिया आपका अनुच्छेद 22, इसके बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को, देखिएगा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारण के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, उसे कानूनी परामर्श से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है तो उसका तुरंत उचित कारण बताए और आपको अपना कानूनी अधिकार है कि उसे तुरंत आपका सलाह ले कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो आपको पता है गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखें तो गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन, देखिए उसे गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में डॉल्फिन अगर गंगा डॉल्फिन दे देगा तो उसे भी वही लगाएगा। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2007 में, देखिएगा वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था। कौन से वर्ष को डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था? वर्ष 2007 को जो है डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य सूची में क्या शामिल है? आपको पता है 3 सूचियां जो है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची की बात किया गया है तो जो पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है आपका। यहाँ से ऑप्शन सी से हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। ये इसकी व्याख्या देखते हैं, पुलिस राज्य सूची का विषय है। आपको पता है क्वेश्चन में बता दिया गया पुलिस जो है राज्य सूची का विषय, जबकि बैंकिंग रक्षा संघ सूची का विषय है। बैंकिंग और रक्षा संघ सूची का विषय। यहीं वन की बात की जाए तो वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें भारत के संविधान की विशेषता की बात की जाए तो एकात्मक प्रणाली जो है यह भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी मौलिक अधिकार है, संहिता है, इसमें सत्ता का विभाजन भी है, तीनों है, लेकिन एकात्मक प्रणाली नहीं है इसमें। इसकी व्याख्या की बात करें तो देखिए क्या दिया गया है आपका, भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन तथा संघीय भारत में संविधान की विशेषता निहित है। यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो योजना आयोग जो है 1950 में बना था आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग बना था। आपको पता है उसके स्थान पर उसे अब नीति आयोग कर दिया गया है। व्याख्या देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 1950 में योजना आयोग को स्थापित किया गया था। जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं वो आपके योजना आयोग के आधार पर ही चलती थी आपकी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते 13 अगस्त 2014 को, ध्यान रखिएगा डेट को, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं व्याख्या क्या दिया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो ये आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको पता ही है प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जाए तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है
कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो इसमें आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आपको पता है 42वां संविधान संशोधन जो है इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन उस समय हुए थे। ये इसकी व्याख्या से सारा क्लियर हो जाता है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आपको पता है 42वां जो है संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया था। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट इसे लगाइएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है किसके संस्तुति पर लगाए गए थे, तो यह है आपके सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 51 क में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में, आपके 51 क में किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। आपको पता है पहले 10 थे, बाद में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो कुल कितने हो गए आपके 11 हुए हैं आपके मौलिक कर्तव्य। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 फरवरी 2019 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो आपको पता है 44वां संविधान संशोधन जो के द्वारा जो है आपका संपत्ति का अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटाकर, और इसे 300 का अनुच्छेद में रखा गया था, जो कि आपको पता है। देखते हैं क्या दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, देखिएगा सन याद कीजिएगा कब हुआ था, 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 300 क में वर्णित है। यहाँ से हटाकर किसमें रखा गया, 300 क में रखा गया। संपत्ति का अधिकार एक अब क्या है, एक वैधानिक या विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो आपको पता है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह आपका रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्हीं के प्रयासों से रियासतों का एकीकरण हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो सेम वही चीज लिख दी गई है व्याख्या में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो आपको पता है 1951 में किया गया था पहला संशोधन। ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है। ये इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 में देखिएगा, तो इसमें कौन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ था। तो अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 क और 31 ख जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। आपको पता है कुछ स्थितियां ऐसे बनते हैं जिसमें मौलिक अधिकार को हटाया नहीं जा सकता, कम किया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार हैं कम हो जाते हैं, तो किसमें राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो कुछ मौलिक अधिकार आपके कम हो जाते हैं। और क्या ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखें तो क्या दिया गया है नेक्स्ट पेज पर, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है। अब देखिए कौन से कौन मौलिक अधिकार कम होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए कौन से कब कब होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का कौन से अनुच्छेद में आपको पता है 352, 356, 360 तीन तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। यही राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जाए तो 352 के तहत होता है। यही राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो 356 होता है, और वित्तीय आपात देखा जाए तो 360 हो जाता है, के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल में भारत या उससे किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में होती है तब लगाया जाता है। आपको पता है वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपको पता है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। जबकि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और जब मूल संविधान बना था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, आपकी 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 4 जो और जोड़ी गई थी, तो कुल हो गई आपके 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो आपको पता है राज्यों में राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार आपको राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 155 के तहत देखिएगा, एक अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत। देखिए मेरे 2 से 3 बार बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको यहीं पर पूरा रट जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की बात की जाए जो राज्यों के होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान देखिएगा, कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो 164 फर्स्ट के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, जो कि संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, देखिए बात को ध्यान रखिएगा, हाँ नहीं पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बार लोग गलत कर देते हैं। तो जो है इसमें समानता का अधिकार जो है उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। व्याख्या देखते हैं, समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आपको पता है जो है समानता का अधिकार या इसे समता का अधिकार भी बोलते हैं अनुच्छेद में, तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपका मौलिक एक अधिकार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिक जांच करता है। न्यायिक समीक्षा मतलब जांच करता है कि अब जो है कोई भी संसद द्वारा बिल पारित हुआ है तो यह सही है या गलत है, इसी को न्यायिक समीक्षा बोलते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। सेम वही चीज लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं दी गई हैं? सेम वही क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता है 22 भाषाएं हैं। आपके जो है चौथी बार जो है मैथिली सांथली, तीसरी जो जोड़ी गई थी मैथिली सांथली बोंगरी और डोंगरी और बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इससे पहले मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो बाद में यही आपके 4 से 7 भाषाएं जोड़ी गई थी, आपको पता ही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया। यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये आपका बिल्कुल सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा को संसद में उच्च सदन कहा जाता है। आपको पता है निम्न सदन उच्च सदन, तो जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन कहलाता है। क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए। राज्यसभा में 12 सदस्य जो है इनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? दिया गया है कि कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम अगर कोई लगाया जाता है तो कानूनी अपराध है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। यहाँ से क्लियर हो जाता है, अनुच्छेद 24 में वर्णित है। यह अनुच्छेद 22 की बात की जाती है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है आपको कोई गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट का पास आपको प्रेजेंट करेगा। इसमें ले जाने का समय नहीं सम्मिलित किया जाता है, हालांकि ये अलग सी बात है, तो उसे देखेंगे। लेकिन
इसमें क्या है, गिरफ्तारी पर निरोध है, इसमें अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 23 की बात किया जाता है तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम हल निषेध करता है, यह आपका अनुच्छेद 23 है, यानी मानव दुर्व्यवहार पर यह निषेध लगाता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 25 देखते हैं क्या कहता है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने तथा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी अनुच्छेद 25 में कहा गया कि हम किसी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अभ्यारत करना है, यानी कितने वर्ष तक रहेगा तो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में वह आपका न्यायाधीश बन सकता है, तो उसे 10 वर्ष तक कम से कम वहाँ पर काम करना होगा, तभी वह बन सकता है। देखते हैं, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में, देखिएगा अगर सर्वोच्च न्यायालय में बनना है तो 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अभ्यास करना चाहिए, अनिवार्य है। उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष, देखिए कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भगोड़ा अपराधी अधिनियम जो है आपका 2018 में पारित किया गया था। आपको पता है नीरव मोदी जो है ये सब भाग गए थे, तो ये सब देखते हुए 2018 में जो है पारित किया गया था। देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है, ठीक है ना। आपको पता है जो है पैसा लेकर के कानूनी कार्रवाई जब होने लगती है तो लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो इसी को रोकने के लिए भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 पारित किया गया था। एक क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपको पता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका 2013 में बना था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यही इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। इस बुक की खास बात जो कि आपको पता है, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 5 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं उसकी व्याख्या के साथ। तो देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित वर्ष यानी 2013 में आपका पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्य उपलब्ध कराना था, यानी सस्ते दर पर आपको अच्छा सा खाद्य उपलब्ध कराना, यही आपका इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी कौन है, 2018 के बाद की रहे, तो आपको पता है इस समय सबसे अच्छी पार्टी आपकी है वो आपका बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ से आपका ऑप्शन माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यही व्याख्या देखें तो 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बात की जा रहा है, कौन से आपके बीजेपी है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो देखिए ये पूछा गया है क्योंकि अनुच्छेद आपके जो है बढ़ते रहते हैं, तो 2019 के हिसाब से आया था क्योंकि 2019 के जो है फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, इसलिए वहाँ से पूछा गया है। तो ये कितने अनुच्छेद है, 448 जो आपको पता है 395 अनुच्छेद को, लेकिन उसमें क्लॉज वाई यानी जैसे आपका 19 में हो गया 19A 19B 19C, इस तरह से आपका कुल मिलाकर देखा जाए तो 448 अनुच्छेद हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां कितना है, 25 भाग है। ये देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद कितने 395 अनुच्छेद है, लेकिन उसमें जो है क्लॉज करके 448 हो जाते हैं। और आपका अनुसूचियां आपको पता है कितना है, 12 और भाग 25 है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया था। तो अब सभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपको यहीं से क्वेश्चन से क्लियर होता है कि ये आपका कब पारित किया था, 2018 में पारित किया गया था।
और क्वेश्चन का सही जवाब बात की जाए तो हो जाएगा आपका 1986 में बना था, आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 54 नंबर क्वेश्चन का सही। इसकी व्याख्या देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहक द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना है। तो ये आपका यहाँ से पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन की बात करें तो ये आपका 19 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो 2 ऑप्शन यहाँ दिया गया, 2 ऑप्शन यहाँ दिया गया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आर्थिक आरक्षण से है, किससे है? आपका आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया गया था उससे है 103वां संविधान संशोधन। यहीं से यहाँ से क्लियर करते हैं, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। यह अधिनियम आपका 14 जनवरी 2019 से, देखिएगा क्या दिया गया, 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों के आरक्षण, सरकारी नौकरियों में शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है ना, यहाँ से हो जाता है आपको जो 10% आरक्षण दिया जाता है जनरल वालों को, यही है आपका, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है, जो कि हटने वाला था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू ही रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाता है। इससे ब्रिटेन जो है वुड्स समझौते से ये बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखें तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। ब्रिटेन वुड्स समझौता वर्ष 1944 में हुआ था। देखिएगा बहुत पुराना समझौता है, कब किया गया था? आपका 1944 में हुआ था। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात की जाए तो आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात की जाए तो आपको पता है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। यहाँ से भी आपका क्लियर करते चलिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, दिया गया आपका विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखिए क्या दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना का जागरण करना, यानी इसके जनसंख्या को लेकर लोगों को जागृत करना इसका ही मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है? देखिए क्वेश्चन घुमा से पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए किस तरह से घुमा के पूछा है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। यही इसकी व्याख्या देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है, भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है, सीधे सीधे वही लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संसद की दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको पता है दिवालिया किसे कहते हैं, तो कब पारित किया गया था? तो यह आपका 2018 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। यही इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में वही सीधे सीधे लिखा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिया गया है क्या, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो कौन थे जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया था? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई जी थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है, 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका, मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। मोरारजी देसाई देश के कौन से प्रधानमंत्री थे? चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देखें क्या क्या दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये तो यही क्लियर होता है।
यही यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाए तो यहाँ से आपका संसदात्मक व्यवस्था लिया गया, आपका यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। सोवियत संघ की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। यहीं नीति निर्देशक सिद्धांतों को की बात किया जाए तो आपका पिछले क्वेश्चन में आ चुका है कि यह आपके आयरलैंड से यह आपका लिया गया है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपको पता है शुरुआत में इसमें आपके 8 अनुसूचियाँ थी, बाकी 3 अनुसूचियाँ आपके बाद में जोड़ी गई। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर, इसकी व्याख्या देखते हैं। जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तब इसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? आपके कुल अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया हुआ था। और भारतीय संविधान में इस समय कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जो समय समय पर 4 जोड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी PNDT अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 1994 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आपका 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। इसकी व्याख्या देखें तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी PNDT अधिनियम वर्ष 1994 में पारित किया गया था। ये आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया था? तो एकल नागरिकता जो है वो आपका UK से लिया गया था। आपका यहाँ से यूनाइटेड किंगडम सही लगाएंगे एकल नागरिकता के लिए, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया था। मूल कर्तव्य जो है जो आपके रूस से लिए गए थे, पहले क्वेश्चन में आ चुका है। मूल अधिकारों की बात की जाए तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आपको पहले भी देख चुके हैं और इसे याद रखिएगा, यही सब मुख्य जो है पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया देखते हैं। भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान पे के आधार पर अपनाई गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो आपके ये भी आपके यूनाइटेड किंगडम से ली गई। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखें तो भारत सरकार द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से संविधान से अपनाई गई है। मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। देखिए वही सब दिया गया है, मूल कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है। अमेरिका के न्यायिक पुनर्विलोकन तथा मूल अधिकार अपनाया गया है। देखिएगा ये भी बहुत बार पूछा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो है आपके अमेरिका से AP लिया गया। बाकी मूल अधिकार आपको पता है यहीं से लिया गया है। और आयरलैंड से देखते हैं क्या लिया गया है आपका। देखिए आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व जो कि आपको पता है लिया गया, आसान चीज़ है। लेकिन ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की अगर बात की जाए तो ये भी आपके आयरलैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया क्वेश्चन आपका लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसमें लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो इसका सही जवाब होता है आपका राजनीतिक असमानता का विचार जो है इसे लोकतंत्र ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, याद करने वाला एक क्वेश्चन है। सेम वही व्याख्या दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम यानी मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2007 में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों 2007 दिया गया, तो उसे ध्यान रखिएगा। व्याख्या भी वही दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने आपके 1885 में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी
आयन सी है। व्याख्या देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राजनीतिक दल 1885 का सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है, और इसकी स्थापना किसने की था? ईओ ह्यूम ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है वह आपके कनाडा से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आते हैं इसकी व्याख्या पर, देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यानी वही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपके कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, तो यानी ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो आपको पता है आप जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वह आपका संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। बाकी लोकपाल और लोकायुक्त जो है ये एक संवैधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। और आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी आपका एक विधिक निकाय है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद में जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी क्या की बात की गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। आते हैं अगले 71 नंबर क्वेश्चन पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो ये थी आपकी देविका रानी जो है, इन्होंने सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त किया था। वही व्याख्या में भी लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो आपको पता है मूल अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है, ना कि भाग 4A में दिया गया है। तो ये तो आपका गलत दिया गया है, लेकिन सही देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखें तो संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार को शामिल किया गया है। अभी जो भी भाग आते हैं उसे आप लोग जरूर देखिएगा। यही भाग फर्स्ट की बात किया है तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन इसमें भाग 1 में है। भाग 4 क की बात की है तो इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, और भाग 7 की बात की जाए तो इसमें पहली अनुसूची एवं भाग ख में राज्य का वर्णन किया गया है भाग 7 में। आगे देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली प्रथम, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाली प्रथम, उसके बाद क्या दिया गया है, भारतीय का नाम बताइए जो भारतीय सिविल सेवा में पहली बार अर्हता प्राप्त किए थे। तो आपको पता है सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने पहले भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले अर्हता प्राप्त की थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी सेम दी गई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया देखते हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति की बात की है तो ये भी आपकी यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान में याचिकाएं, देखिए याचिकाओं की भी बात की गई है वहाँ पर, याचिकाएं और द्विसदनात्मक पद्धति जो है यूके से ली गई है। समवर्ती सूची की बात की है तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ से मौलिक अधिकार उद्देशिका भी यहीं से लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन भी यहीं से लिया गया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहीं से अंगीकृत की गई है। यह है अमेरिका के संविधान से इतनी सारी चीजें ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो चुनाव की बात की जाती है तो उसमें जो है भाग 15 में चुनाव की बात की गई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से
ये सही हो जाएगा भाग 15 में। भारतीय संविधान में भाग 15 में चुनाव अनुच्छेद है। भाग 15 के तहत अनुच्छेद 300, देखिएगा ध्यान रखिएगा, भाग 15 के तहत जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के निर्वाचन होने से संबंधित प्रावधान है। तो चुनाव आयोग से निर्वाचन होने के प्रावधान कहाँ से है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव की बात की गई है, चुनाव आयोग की। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद में कहा गया कि एक निर्वाचन आयोग होगा, वह आपका 324 अनुच्छेद के तहत की गई है। भाग 5 जो है इसमें संघ का वर्णन है, पता है आपको। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। देखिएगा संविधान संशोधन की बात कहाँ से की गई है? भाग 20 में, भी बहुत बार पूछा गया है। यहीं भाग 10 की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित और जनजातियों की बात की गई है भाग 10 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश पर गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो किसके रिपोर्ट के आधार पर सुधारों को शामिल किया गया था? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। क्या आपका कर्जन था, मैंटू चेम्सफोर्ड था, या मार्लेमिंटो था, या राष्ट्रीय योजना था? तो ये आपका मैंटू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्याख्या में सेम चीज वही लिखा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की सिफारिश पर किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में जो है आपका सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। वही सेम चीज लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आपका आता है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या भी वही सेम दी गई है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के जारी किए गए न्यायालय को आदेश निहित है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय को एक आदेश जारी करता है, उसे क्या बोला जाता है? आपको पता है, जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं, उसी की बात की गई है यहाँ पर। तो इसमें जो है रिट है उसे बोलते हैं आपको परमादेश बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। परमादेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश देता है जो भी उन्हें कार्य करना होता है। रिट या परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को किए गए न्यायालय को आदेश में निहित होता है। ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन भी यहीं पर दिया गया है। तो जो है यह आपके 1/3 सीटें आपको महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की अगर बात करें तो इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज हम 81 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन दिया गया है आपका। इसमें से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। तो आपको पता है जी, इसके कहने का मतलब ये है कि कौन सी सूची इसमें है जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कानून बनाती है। तो आपको पता है ये समवर्ती सूची है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। व्याख्या में देखते हैं। समवर्ती सूची केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किया गया है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कौन सा संविधान में कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग जरूर एक बार सही नजर से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है आपका, भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी होता है। तो आपको पता है निर्वाचन आयोग जो है ये आपका स्वायत्त निकाय करवाता है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव को करवाना अच्छे तरीके से।
देखते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग रचतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, ठीक है ना। यह अस्थायी स्वतंत्र निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, हो जाता है यहाँ से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही इसकी व्याख्या देखें तो, इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। ये तो क्लियर हो गया। यहीं आगे दिया गया आपका, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, ठीक है, देखिएगा महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने की थी। यही राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था आपका इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड की रचना किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। इनकी पुस्तक हो गई। ये सभी की सभी बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं और एग्जाम में आपके हॉट पॉइंट की तरह रहते हैं, बार बार यही पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इन्होंने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दिया गया क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो आपको पता है आपका जो है समानता की बात की गई है भारतीय संविधान में, धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, समाजवादी की बात की गई है, लेकिन सिर्फ धर्म की अगर बात की जाए तो हमारे संविधान में धर्म की कोई भी व्याख्या नहीं दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। यही देखते हैं, धर्म शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी पंच निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। देखिए इसका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कौन सा किस क्रम पे है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक है, उसके बाद समाजवादी है, फिर पंच निरपेक्ष आता है, फिर आपका लोकतंत्रात्मक आता है, फिर आपका गणतंत्रात्मक रूप में घोषित किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका, जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार के आदेश को नहीं दे सकती। यह भारत को बनाता है, तो यह आपको भारत को एक सार्वभौमिक राज्य बनाता है। आपका यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, सार्वभौमिक राज्य बनाता है। व्याख्या देखते हैं, जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है, ठीक है ना। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं देते, यानी भारत किसी के भी दबाव में काम नहीं करेगा। यह भारत की क्या है, सार्वभौमिक बनाता है, ठीक है ना, सार्वभौमिक शक्ति है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है। भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। तो इसके लिए किसके लिए बनाया गया है कि कुछ राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाती है। यह बनाया गया है क्योंकि इससे आपको एकजुटता बनी रहती है, ठीक है ना, एकजुटता बनी रहती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। भारत का परिसंघी सभी को एकजुट रखता है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति होती है। और उसके बाद क्या दिया गया है, केसी व्हिटकर ने भारत को एक अर्धसंघात्मक राज्य कहा है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारत को अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा, तो कहा है आपका केसी व्हिटकर ने कहा है, ठीक है ना। ये भी आपका यहाँ से हो जाता है। आगे देखते हैं, और उसके बाद दिया है जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, ठीक है ना। सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो ये कहा है आपका जी ऑस्ट्रियन ने कहा है, आपका एक सहकारी संघवाद कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से क्या नहीं है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है या समानता का अधिकार नहीं है। दो ऑप्शन यहाँ दिया गया, दो ऑप्शन अगले पेज पर दिया गया, उसे भी पढ़ लेते हैं। क्या संपत्ति का अधिकार नहीं है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है। तो आपको पता है, तो आपका 300 क में डाल दिया गया, आपका संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या से पूरा क्लियर करेंगे। संपत्ति का अधिकार को वर्ष 1978 में, देखिएगा 1978 में मौलिक अधिकार से नहीं है। 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जितनी बार पूछा जाता है कि उसकी बात ही न करें। 44वां संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया, ठीक है, यानी एक कानूनी का अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300D में रखा गया है, ठीक है ना। भाग 12 के अनुच्छेद 300D, हालांकि 300 क इसमें पता नहीं क्यों 300D दिया गया, 300A होना चाहिए क्यों 300 क में रखा गया है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। यह क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक नगर निकाय का कार्य नहीं है।
तो नगर निकाय का कार्य जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम आपका पुलिस का है, तो नगर निकाय का नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। सी 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखते हैं। कानून नगर व्यवस्था का नगर निकाय का कार्य नहीं है। नगर निगम के कार्य का निम्नलिखित विभाग उल्लिखित। देखिए नगर निगम के कौन कौन से कार्य होते हैं। एक तो अस्पताल की देखरेख करना होता है, फिर जलपूर्ति करना होता है, जहाँ जल नहीं वहाँ पहुँचाना होता है, जल निकास का कार्य करना था, कहीं पानी भरा हो गया तो उसे निकालना है, सार्वजनिक कार्य जो होते हैं उसे भी कराना था, सफाई साफ सफाई भी आपका जो है नगर निगम करवाती है, पार्क की सुरक्षा करना रहता है या पार्क की देखरेख करना रहता है, क्षेत्र में जन्म और मृत्यु होने वाली शक्तियों का विवरण दिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है ना, कौन कौन जन्म लिया, कौन यानी जन्म पत्री कौन बनाते हैं, बाकी आपका कोई किसकी मृत्यु हुई उसका भी आपका मृत्यु कार्ड बनाते हैं, तो ये सब कार्य उनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। जो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है तो आपको पता है, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ी देर के लिए ये इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, ठीक है ना। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है आपका। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतंत्रात्मक राजतंत्र के रूप में उभरा। तो आपको पता है ये आपका लोकतंत्र कब बना था। 2008 में आपका लोकतंत्रात्मक राज्य बन गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अब इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या बनता दिया गया है आपका। 2008 में नेपाल ने गणराज्य को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो आपको पता है अनुच्छेद 75 के तहत मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा कुछ परिस्थितियों में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने और उसका प्रविलंबन यानी मृत्युदंड को विराम या परिहार करने यानी उसे रोक सकता है या कुछ समय के लिए टाल सकता है या दंडादेश को निलंबित भी कर सकता है। इसका आपका अनुच्छेद 72 के तहत होता है। परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 75 नहीं, सही जवाब आपका अनुच्छेद 72 होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा अनुच्छेद 72। वही तो मैं कह रहा हूँ अनुच्छेद 75 तो आपके प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाता है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है। आपका आचार संहिता कहलाता है, क्योंकि आचार संहिता आपको पता है जो चुनाव रहता है उससे पहले मापदंड तैयार किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा आचार संहिता। व्याख्या देखते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। वीवीपैट दिया जाता है ना, जो पर्ची निकल कर आती है या उसमें दिखता है कि किसको आप वोट दिए हैं, तो टी का उसमें सही रूप देखा जाए तो ट्रेल है, ठीक है ना, ट्रेल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। आपका ट्रेल हो जाता है वीवीपैट में टी का सही रूप। व्याख्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब बनता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया गया है आपका। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका भाग 5 में दिया गया है, ठीक है ना। भाग 5 में दिखेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, भाग 5 में दिया गया। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 65 तक राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है, ठीक है ना। भाग 52 से लेकर भाग 65 तक है संबंधित है, ठीक। यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा से पहले भारतीय सदस्य थे। तो भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य की बात की जाए तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आपके ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे।
व्याख्या देखें तो सन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सैनिक शासन बोला जाता है। ठीक है ना। सैनिक शासन, जब आपका सरकार विफल हो जाती है तो यहाँ पर सैनिक शासन आ जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखें तो न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब सैनिक शासन प्रणाली प्रभावी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपका। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसी के पास था, तो आपको पता है शिक्षा मंत्री प्रथम कौन बने थे जो कैबिनेट बना था, तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था, जिसका कार्यकाल कब था, अगस्त 1947 से फरवरी 1958 तक चला था। ठीक है ना। कहाँ तक चलता, 1947 से फरवरी 1958 तक चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन जो है सरकारी नौकरियों में शैक्षिक संस्थानों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 109 उसके बाद क्या दिया गया है, करता है। तो आपको पता है आरक्षण के रूप में किसे मिलता है, जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। यही व्याख्या देखते हैं। संसद में 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 में पारित होने के बाद, ठीक है ना, 2019 में बना था ना, पारित होने के बाद भारत सरकार में सभी सरकारी नौकरियों में उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% सीटें सामान्य श्रेणी के रूप में कमजोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है ना। 10% सीटें, आपको पता है 10% सीटें जो है EWS के लिए आरक्षित की गई है। तो आज हम लोग 110 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। नहीं, एक क्वेश्चन और बचा, इसे भी कवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 निम्न में किससे संबंधित है, तो आपको पता है 73वां 74वां आपका जो है 74वां हो गया नगर पालिका से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नगर पालिका से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। 74वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में संवैधानिक नया भाग शामिल किया गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 243 से 243 के अवैध शामिल किए गए एक नई 12वीं सूची में जोड़ा गया था। ठीक है ना। ये भी आपका क्लियर रहता है। तो 110 क्वेश्चन आप हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन और साथ साथ आपको सभी के सभी आपके PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको 2023 के नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।